नमस्कार। इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे गद्य भाग का पहला पाठ शिष्टाचार भाग 1। तो आज हम पढ़ेंगे शिष्टाचार भाग 2। डिपार्टमेंट ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन प्रेजेंट्स ऑडियो विजुअल टीचिंग मटेरियल फॉर द सेकेंड लैंग्वेज हिंदी स्टूडेंट्स। भाग 2 पढ़ने से पहले हम पिछली कक्षा के कुछ बातों का पुनरावृत्ति करेंगे। शिष्टाचार नामक इस निबंध के लेखक हैं श्री रामाज्ञा समीर। श्री रामाज्ञा द्विवेदी समीर जी का जन्म 1902 में अमलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और इन्होंने अवधी शब्दकोश का निर्माण किया। अवधी शब्दकोश, इसकी सहायता से हम अवधी भाषा के अनेक ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं शिष्टाचार पाठ। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था शिष्टाचार का अर्थ क्या है। शिष्टाचार उस आचरण को कहते हैं जो सभ्य है। सभ्यतापूर्ण आचरण, शिष्टतापूर्ण आचरण को शिष्टाचार कहते हैं। शिष्टाचार के 3 नियम है। पहला नियम है विनम्रता और दूसरा नियम दूसरों की निजी बातों में दखल न देना और तीसरा नियम है अनुशासन का पालन करना। तो विनम्रता में वाणी की विनम्रता होनी चाहिए और व्यवहार की। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि वाणी की विनम्रता क्या है। किसी बड़ों से बात करते समय हमें दूर से चिल्लाना नहीं चाहिए। हमें उनके पास जाकर विनम्र भाव से बातें करना चाहिए। ऊंची आवाज में बात करना असभ्यता कहलाती है। व्यवहार की विनम्रता में हमने पढ़ा था कि अपने घर पर किसी के आने पर उनका प्रसन्नता से स्वागत करना चाहिए। अपने से बड़े व्यक्तियों के बैठने पर ही बैठना चाहिए। बस या रेल में सफर करते समय किसी वृद्ध या महिला को देखते हैं तो उनके लिए अपना कुर्सी दे देना या उनको बैठने देना शिष्टता कहलाती है। विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी करना नहीं है। आगे पढ़ते हैं। शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल ना देना। शिष्टाचार अंटे సభ్యమైన ఆచరణ, మర్యాదస్తుల యొక్క ప్రవర్తన. మర్యాదస్తులు అనే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి అంటే మొదటి గుణం వినయంగా ఉండాలి. వినయానికి హద్దులు ఉన్నాయంటారు. రెండవ ముఖ్యమైన గుణం ఏంటి? निजी बातों में दखल ना देना. निजी बातों में दखल नहीं देना. निजी बातें मतलब क्या है? निजी बातें का अर्थ है వ్యక్తిగత बातें. వ్యక్తిగతమైన విషయాలలో మనం ఎక్కువగా దూరాల్సిన అవసరం లేదు. हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है. ప్రతి మనిషికి తనకు ఒక వ్యక్తిగత, నిజీ అంటే వ్యక్తిగతమైనటువంటి జీవన్ होता है, జీవితం ఉంటుంది. अकारण किसी से उनका वेतन, उम्र, जाति, धर्म आदि पूछने से बचना चाहिए. अनवसरंगा बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी हमें पूछना नहीं चाहिए. पूछेंगे तो उसको असभ्य मानेंगे. कोई भी नया आदमी आता है तो तुरंत उसकी जाति, वो कौन से धर्म का है, उसकी उम्र क्या है, ये सब नहीं पूछना चाहिए. इसकी जरूरत नहीं है. जब जरूरत नहीं है तो इनको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है. यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना उज्जड़पन कहा जा सकता है. एवरेना कोई भी, कई बार हम लोग देखते हैं कि बस में, रेल में सफर करते समय कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो उस पेपर में ऐसा झांक कर देखते हैं. तो ये झांक कर देखना, पढ़ने की कोशिश करना, वो कोई कुछ लिख रहा है तो वो क्या लिख रहा है इस तरह से देखना, ये निजी बातों में दखलंदाजी कहलाती है. तो ऐसा करने से बचना चाहिए. అంటే ఎవరైనా ఇతరులు పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు కానీ, పేపర్ చదువుతున్నప్పుడు కానీ వాళ్ళ పుస్తకంలో, పేపర్లో తొంగి చూసి దాన్ని చదవాలని ప్రయత్నం చేయడము, ఈ తొంగి చూడడం అనేది అంత సభ్యత కలిగిన విషయం కాదు, అసభ్యమైనటువంటి ప్రవర్తన. ఇంకా గట్టిగా చెప్పాలంటే इसके लिए लेखक कह रहे हैं कि उज्जड़पन कहा जाता है. उज्जड़पन मतलब बिल्कुल असभ्य,
उज्जड़ का अर्थ क्या है? उज्जड़पन का अर्थ है भद्दापन, बिल्कुल खराब। किसी के घर या दफ्तर में जाने पर उनकी वस्तुओं को बिना पूछे उलटने पलटने लगना अशिष्टता है। किसी के घर जाते हैं, कोई रिश्तेदार के घर जाते हैं किसी कारण से, या किसी दोस्त के घर जाते हैं, तो जाते ही उनके घर में जो किताबें रखी हैं उन किताबों को देखने की कोशिश करना, किताब उठाकर पढ़ने की कोशिश करना, या फिर उनकी वस्तुओं को छूना, उनके हाथ से कोई रिमोट निकालकर टीवी देखते हुए बैठ जाना, ये सब असभ्य व्यवहार है। बिना उनकी इजाजत के किसी के घर में जाने पर उनकी वस्तुओं को हाथ नहीं लगाना चाहिए। కాబట్టి ఇతరుల ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ వస్తువులను వాళ్ళ అనుమతి లేకుండా ముట్టుకోకూడదు। उनकी अनुमति के बिना देखना या उलटने पलटने लगना ये अच्छी बात नहीं है। किसी का नाम लेने या लिखने के पहले श्री, श्रीमती या कुमारी लगाना अच्छी आदत है। यदि आप कहीं पर किसी का नाम लिख रहे हैं तो कोरा नाम मत लिखिए, उसके साथ में पुरुष है तो श्री लिखेंगे। श्री का अर्थ क्या है? श्री का अर्थ है श्रीमान, बड़ा ही इज्जतदार है। उसी तरह से महिला है तो श्रीमती, अगर अविवाहित है तो कुमारी, अविवाहित पुरुष के लिए कुमार, इस तरह से लिखना चाहिए। और कुछ लोग इनके स्थान पर पंडित, डॉक्टर, बाबू, लाला, मियां, मिर्जा जब जैसी आवश्यकता होती है लगाते हैं। और केवल श्री, श्रीमती, कुमारी, कुमार ही नहीं बल्कि उनके पद भी हैं। कई लोग डॉक्टरेट करते हैं तो उनके नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। कोई प्रोफेसर होता है तो प्रोफेसर लगाते हैं। तो इस तरह से बाबू, मियां, मिर्जा ये सारे ऐसे शब्द हैं जो कि उनके नाम के साथ एक इज्जत के रूप में लगाते हैं, मर्यादा के शब्द हैं। यदि कोई कुछ कष्ट या असुविधा उठाकर हमारे लिए कोई काम करता है तो हमें उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। इसका सबसे सरल तरीका है उसे धन्यवाद देना। यदि बस या रेल में कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल ऊपर ही ऊपर से नहीं। तो देखिए, कोई कुछ कष्ट उठाकर कभी कभी लोगों को हमारी जरूरत पड़ती है और हमें लोगों की जरूरत पड़ती है। यदि हम किसी से कोई मदद लेते हैं, कोई सहायता मांगते हैं या लेते हैं, कोई हमारी सहायता करता है तो वो जरूर कुछ ना कुछ तो कष्ट उठाते हैं। तो वो हमारी सहायता करते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके लिए धन्यवाद प्रकट करना। असुविधा उठाकर, मतलब उनको भी थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, हम अपने लिए, हमारे लिए थोड़ा सा समय निकालते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं, थोड़ी सी कोशिश करते हैं, तो उस कोशिश के लिए हमें आभार रहना चाहिए। असुविधा मतलब क्या है? कठिनाई। అంటే ఎవరైనా మనకు కొంత అసౌకర్యాన్ని పొంది డిస్కంఫర్ట్ పొంది, అంటే కొంచెం అసౌకర్యం కలిగినప్పటికీ మన కోసం ఏమైనా పని చేసి పెడితే మనము మర్యాదగా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి। అవశ్యక అర్థ है जरूर, తప్పనిసరిగా। మరి ఈ చెప్పే ధన్యవాదం ఎలా ఉండాలి అంటే కేవలం మాటల్లో ఉండకూడదు। ఎదుటి వాడికి ఎలా అనిపించాలంటే మనం మన హృదయపూర్వకంగా చేస్తున్నాం। ఎప్పుడైనా సరే ఎవరైనా మనకు మంచి చేస్తే వెంటనే మనం వారికి ధన్యవాదం చెప్పాలి, అది మర్యాద। ఈ ధన్యవాదం చెప్పేటప్పుడు కూడా ఏదో థ్యాంక్స్ అని వదిలేద్దు, ధన్యవాదం మర్యాదగా ఉండాలి। మరియు ఎదుటి వారికి అనిపించాలి నిజంగానే మనం చేసి పెట్టినందుకు వాళ్ళు ఎంతో కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నారు। यदि बस या रेल में कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देते हैं तो धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। బస్సులో ప్రయాణించేటప్పుడు, రైల్లో ప్రయాణించేటప్పుడు మన కోసం ఎవరైనా కొంచెం సర్దుబాటు చేసుకొని కూర్చోవడానికి స్థలం ఇచ్చారు, లేదా మనకు వాళ్ళు కూర్చోమని చెప్పేసి వాళ్ళు నిలబడ్డారు, అట్లాంటి సమయంలో మనం కనీసం మర్యాదగా ధన్యవాదం ప్రకటించకపోతే
చాలా అమర్యాదస్తులు అనిపిస్తుంటారు. కాబట్టి తప్పనిసరిగా మనం వారికి కృతజ్ఞతను తెలియజేయాలి. धन्यवाद प्रकट करना चाहिए और धन्यवाद शब्दों में नहीं बल्कि मन से होना चाहिए, हृदय पूर्वक। मतलब ऐसा धन्यवाद होना है कि सामने वाले को लगे कि हाँ, हम लोग सचमुच में उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। ऊपर ऊपर से करना, इससे किसी को फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। औरों के साथ भोजन करते समय हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। वाह, ఎంత మంచి విషయం చెప్తున్నారు చూడండి. ఇతరులతో భోజనం చేసేటప్పుడు ఎవరైనా పెద్దవారు కానీ చుట్టాలు కానీ ఎక్కడైనా భోజనం చేస్తున్నాము అంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే నలుగురిలో తింటున్నాం కాబట్టి దానికి మర్యాద ఉంటుంది. మర్యాద ఏం పాటించాలి భోజనం చేసేటప్పుడు అంటే మనము తొందరపడకూడదు. अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। अधीरता का अर्थ क्या है? अधीरता का अर्थ है जल्दबाजी करना, उतावलापन दिखाना। అంటే अधीरता అంటే అర్థం ఏంటి? తొందరపాటు। चबाने में मुंह से आवाज करना अच्छा नहीं माना जाता। खाते समय मुंह से आवाज नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों के भोजन समाप्त कर देने पर भी खाते रहना उचित नहीं है। అంటే నలుగురితో పెద్దవాళ్లతో మనం భోజనం చేస్తున్నప్పుడు పెద్దవారు భోజనం ముగించకుండానే మనం వెంటనే మనది అయిపోయింది అని లేచి వెళ్ళిపోవడం అంత మర్యాద కాదు. అలా వెళ్తే ఏమవుతుంది? వాళ్ళు కూడా మధ్యలోనే ఆపేసి వెళ్తారు, అంటే సగం భోజనం చేస్తారు. అది అంత మంచిది కాదు. అలాగే పెద్దవారు భోజనం చేసి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మనం ఇంకా కూర్చొని ఉండి తింటూ ఉండడం కూడా మర్యాద కాదు. కాబట్టి ఎక్కడైనా పెద్దవాళ్లతో భోజనం చేసేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి అంటారు రచయిత. यदि हमारे घर कोई अतिथि भोजन कर रहे हो तो उनकी रुचि का भोजन बनवाना उचित है। ఎవరికైనా किसी को यदि हम अपने घर में भोजन के लिए बुलाते हैं तो भोजन के लिए बुलाते हैं तो हमें किसके पसंद के अनुसार भोजन बनाना चाहिए? हमें अपनी पसंद से ज्यादा आने वाले अतिथि के पसंद का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो अतिथि रोज रोज नहीं आते। रोज रोज हमारे घर में आकर खाने वाला अतिथि नहीं होता, तो इसलिए वो कभी कभार आते हैं और हम उन्हें निमंत्रण देकर बुलाते हैं। तो ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग उनके पसंद नापसंद का ख्याल रखें। तब उनके मना करने पर भी रोटी, पूड़ी, सब्जी आदि उनकी थाली में जबरदस्ती नहीं डालना चाहिए। కొంతమంది ఏం చేస్తారు మర్యాద కోసము, ఎవరైనా అతిథి తింటున్నప్పుడు వద్దన్నా సరే మళ్ళీ మళ్ళీ ఒక 2 రొట్టెలు వేసేస్తారు, ఇంత అన్నం వడ్డించేసేస్తారు. పాపం ఆ అతిథి చెప్పలేక, మింగలేక, తినలేక చాలా ఆయాసపడతారు, ఇబ్బంది పడతారు. కాబట్టి పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా అతిథులు వచ్చి భోజనం చేసేటప్పుడు వద్దని చెప్పినా బలవంతంగా తినిపించడం అనేది అంత మంచి పద్ధతి కాదు అంటారు రచయిత. అంటే ఈ పాఠంలో ఎన్ని గొప్ప విషయాలు నేర్చుకుంటున్నామో చూడండి. ఉచిత్ కా అర్థ హై యోగ్య. ఉచిత్ అంటే ఇక్కడ తెలుగులో ఉచితము అని అంటాం కదా, అది కాదు. ఉచిత్ అంటే అర్థం ఏంటంటే యోగ్యమైనది, సరైనది, ప్రాపర్। भोजन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, यहाँ पर पॉइंट वाइज देखिए। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। భోజనం చేసేటప్పుడు తొందరపాటు చేయకూడదు। दूसरी बात, चबाने में मुंह से आवाज नहीं करना चाहिए। చప్పుడు చేస్తూ తినకూడదు। अपने से बड़ों के भोजन समाप्त कर देने पर भी खाते रहना उचित नहीं है। మనకంటే పెద్దవాళ్ళు భోజనం చేసి లేచిన తర్వాత కూడా కూర్చొని తింటూ ఉండడం మర్యాద కాదు। అతిథి కే పసంద్ కా భోజన్ బనవానా హీ ఉచిత్ హై। అతిథులకు వాళ్ళకి ఇష్టమైంది వండాలి తప్ప మనకి ఇష్టమైంది కాదు। మనా కర్నే పర్ భీ జబర్దస్తి రోటీ, పూడి, సబ్జీ ఆది ఉన్కి థాలీ మే నహీ డాల్నా చాహియే। వద్దని చెప్పిన తర్వాత కూడా బలవంతంగా తినిపించడం అన్నది కూడా అంత మర్యాద కాదు అంటున్నారు। అంటే ఇవన్నీ మనము భోజన సమయంలో పాటించవలసిన మర్యాదలు।
దీని గురించి అద్భుతంగా చెప్పారు रामाज्ञा द्विवेदी समीर గారు। आगे बढ़ते हैं। शिष्टता का तीसरा आधार अनुशासन का पालन है। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानून की धाराओं का भी। उदाहरण के लिए किसी मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद में जाने के पहले जूते उतार देना धार्मिक अनुशासन का पालन है। सड़क पर बाईं ओर से चलना या जहां जाना मना हो वहां न जाना कानून के अनुशासन का पालन है। समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन है। ठीक समय पर कहीं पहुंचना अनुशासन भी सिखाता है और लाभ भी पहुंचाता है। यहां देखिए, शिष्टाचार का तीसरा नियम क्या है? शिष्टाचार का तीसरा नियम है अनुशासन का पालन करना, मतलब डिसिप्लिन का आचरण। अनुशासन कई तरह का होता है। एक है सामाजिक अनुशासन, नैतिक अनुशासन। नैतिक अनुशासन मतलब क्या है? मोरल डिसिप्लिन। ये मोरल डिसिप्लिन क्या चीज है? ऐसा अनुशासन जिसे कोई कानून नहीं सिखाता, जिसे समाज के कुछ नियम होते हैं उनका आचरण करना। जैसे कि किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जाते हैं तो अपने आप हम चप्पल, जूते बाहर छोड़कर जाते हैं, तो ये एक अनुशासन है। कानून की धारा, कानून की धारा का मतलब क्या है? अनुभाग। धारा का मतलब अनुभाग या नियम। सेक्शन अंटार कदा, सेक्शन। उदाहरण के लिए सड़क पर बाईं ओर से चलना, जहां मना है वहां न जाना कानून के अनुशासन का पालन है। तो ये सारे जो अनुशासन के नियम होते हैं इनको हम लोग कानूनी अनुशासन कहते हैं। समय का पालन करना సామాజిక నియమం का పాలన है। అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనటువంటి నియమం ఏంటి అంటే సమయాన్ని పాటించడము। ఇది సామాజికమైనటువంటి క్రమశిక్షణ। అంటే ఏదైనా పనికి మనము వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక సమయాన్ని మనం నిర్ధారించుకుంటే తప్పనిసరిగా ఆ సమయంలో అక్కడికి వెళ్ళాలి। అంతేకాని మనం 9కి వస్తానని చెప్పి 10:30కు వెళ్తే అమర్యాదగా ఉంటుంది। సమయాన్ని ఆచరించడం వల్ల లాభం ఏంటి అంటే మన పని కూడా సులభంగా అవుతుంది, మనకు గౌరవం కూడా లభిస్తుంది। ఏ వ్యక్తి అయితే సమయాన్ని సరిగ్గా ఆచరించడో ఆ వ్యక్తిని సమాజం చులకనగా చూస్తుంది। కాబట్టి మనం మన మర్యాదను కాపాడుకోవాలి అంటే సమయాన్ని పాటించాలి। हमें हर तरह के अनुशासनों का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। जैसे किसी सभा में शोर मचाना अनुचित है। तो इस पाठ में क्या क्या पढ़ रहे थे? शिष्टाचार के नियमों के बारे में पढ़ रहे थे। शिष्टाचार का पहला नियम है विनम्रता। विनम्रता हमारी बातों में, हमारे व्यवहार में होना चाहिए। और दूसरा नियम है दूसरों की निजी बातों में दखल ना देना। और तीसरा नियम है अनुशासन का पालन करना। ये 3 नियम, अनुशासन में नैतिक अनुशासन होता है और कानूनी अनुशासन होता है। और किसी वक्ता को अपनी बात कहने का मौका न देना अशिष्टता है। लोग जब बात कर रहे हैं तो उनकी बात को पूरी तरह से सुनना चाहिए, उसके बाद ही अपनी बात रखना चाहिए। हो सकता है कि उनकी बातें, उनकी सोच हमारे से अलग हो, फिर भी हमें इतना तो सब्र करना ही चाहिए। राष्ट्रगान के अवसर पर बैठे रहना या चलना या झूमना अशिष्ट व्यवहार है। జాతీయ గీతం పాడుతున్నప్పుడు కూర్చొని ఉండడము చాలా అమర్యాదకరమైనటువంటి ప్రవర్తన। जहां सब लोग बैठे हों वहां लेट जाना या पैर फैलाकर बैठना बहुत अनुचित है। कभी कभी थक जाने पर इच्छा होती है कि कुर्सी पर पैर रखकर बैठे या चारपाई पर निढाल होकर पड़े रहे। यहाँ देखिए, जहां 4 लोग बैठे हैं, ఎవరైనా నలుగురు కూర్చున్నారు అంటే మనం కూర్చోవాలంతే। అక్కడ మనము కాళ్ళు చాపి పడుకోవడం కానీ నడుం వాల్చడం కానీ చేయకండి। निढाल होना अर्थ क्या है? निढाल होने का अर्थ है लेट जाना। निढाल అంటే అర్థం ఏంటి? నడుం వాల్చడం అని అర్థం। उपस्थित, उपस्थित का अर्थ क्या है? उपस्थित का अर्थ है मौजूदगी में। ఇతరుల ఎదుట పడుకోవడం అనేది అంత మంచి పద్ధతి కాదు। अपने मन को संयम में रखना शिष्ट व्यवहार के लिए अत्यंत आवश्यक है। మన మనస్సును
నియంత్రించుకోవడం, స్వీయ నియంత్రణ అనేది सभ्यమైనటువంటి ప్రవర్తనకు చాలా అవసరం। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसके करने पर दूसरों के तथा अपने मन को प्रसन्नता होती है। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार से दूसरों का दिल दुखता है और उससे अंत में हानि भी होती है। ఇతరుల మనస్సుకు నొప్పి కలగకుండా ఉండడం, మన ప్రవర్తన వల్ల ఇతరులు ఇబ్బంది పడకూడదు। ఒకవేళ మనం మర్యాదగా ప్రవర్తిస్తే అందరికీ ఆనందం కలుగుతుంది, అమర్యాదగా వ్యవహరించినప్పుడు ఇతరులకు బాధ కలుగుతుంది, చివరికి దీనివల్ల మనకు హాని జరుగుతుంది అంటారు రచయిత। अन्य अनुशासन के नियम। सभा में शोर मचाना अनुचित है। किसी वक्ता को अपनी बात कहने का मौका न देना अशिष्टता है। राष्ट्रगान के अवसर पर बैठे रहना या चलना झूमना अशिष्ट व्यवहार है। जहां सब लोग बैठे हों वहां पर लेट जाना या पैर फैलाकर बैठना अनुचित है। निष्कर्ष, इस पाठ में हमने पढ़ा कि शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसके करने पर दूसरों के तथा अपने मन को प्रसन्नता होती है। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार वह है जिससे दूसरों का दिल दुखता है और उससे अंत में हानि भी होती है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं कि परीक्षा में इस पाठ से किस तरह के प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर कैसे देना चाहिए। రండి ఈరోజు మనము పరీక్షలకు సంబంధించిన విషయాలను తెలుసుకుందాం। శిష్టాచార్ అనే ఈ పాఠంలో సందర్భ సహిత వ్యాఖ్య అని ఒక రెండు వాక్యాలను ఇవ్వడం జరుగుతుంది। మొదటి వాక్యం ఈ పాఠంలో నుండి विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती, बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति भी विनम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। पहला उपशीर्षक लिखना चाहिए संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे कि यह वाक्य शिष्टाचार नामक पाठ से लिया गया है और इस निबंध को श्री रामाज्ञा द्विवेदी समीर जी ने लिखा है। दूसरा उपशीर्षक है व्याख्या। तो व्याख्या में लिखना चाहिए शिष्टाचार के महत्व को बताते हुए लेखक कहते हैं शिष्टाचार का पहला गुण विनम्रता है। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती, बराबर वालों और छोटों के प्रति भी होती है। अपने से छोटों से बात करते समय उनके प्रति स्नेह और प्रेम का भाव होना चाहिए। सभी से बोलते समय हमारी वाणी में मिठास होना चाहिए, न कि कर्कशता। विशेषता, अपने बराबर वाले और अपने से छोटे लोगों से बात करने का तरीका बताया गया है। అంటే ఇక్కడ మీకు రెండు వాక్యాలు ఇస్తారు, ఆ వాక్యాన్ని చూసి మనం సందర్భ సహిత వ్యాఖ్యను రాయాలి। వాక్యం ఏముంది చూడండి, विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती, बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति भी विनम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। ఇది శిష్టాచార్ అనే పాఠంలోని ఒక వాక్యం। దీన్ని సందర్భం ఎలా రాయాలి అంటే మొదటగా సందర్భ అని ఒక ఉపశీర్షిక రాయండి। దీంట్లో ఏం రాయాలి, ఈ వాక్యము ఏ పాఠంలో ఉంది, దాని రచయిత ఎవరు, ఈ రెండు విషయాలను రాయాలి। అంటే यह वाक्य शिष्टाचार नामक पाठ से लिया गया है और इस निबंध को श्री रामाज्ञा द्विवेदी समीर जी ने लिखा है। ఇలా రాస్తే సరిపోతుంది। వ్యాఖ్య రెండవ ఉపశీర్షిక। ఇందులో ఈ వాక్యం యొక్క విశిష్టతను మరియు ఈ వాక్యంలో ఏం చెప్పారు అనే విషయాన్ని విస్తరించి రాయాలి। అంటే शिष्टाचार के महत्व को बताया गया है और शिष्टाचार के पहले गुण के बारे में बताया गया है और विनम्रता किस तरह से रहना चाहिए, छोटों के प्रति हमारा क्या रवैया रहना चाहिए, इनके बारे में इस वाक्य में बताया गया है। तो उन्हीं चीजों को यहाँ पर लिखेंगे। అంటే ఈ విషయాలను గురించి ఇక్కడ విస్తరించాలి। మూడవ ఉపశీర్షిక విశేషత। ఇందులో ఈ వాక్యంలో చెప్పబడినటువంటి విశేషమైన విషయం ఏంటి అనే విషయాన్ని చెప్పాలి। అంటే ఈ వాక్యం యొక్క సారాంశం ఏంటి, ఎందుకు చెప్తున్నారు ఈ వాక్యం అనే విషయాన్ని ఇక్కడ రాయాలి। आगे बढ़ेंगे। दूसरा वाक्य है संदर्भ सहित व्याख्या में पूछा जाएगा, यदि कोई कुछ कष्ट या असुविधा उठाकर हमारे लिए कोई काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए।
पहला उपशीर्षक संदर्भ, यह वाक्य शिष्टाचार नामक पाठ से लिया गया है। इस निबंध को श्री रामाज्ञा द्विवेदी समीर जी ने लिखा है। व्याख्या, शिष्टाचार के महत्व को बताते हुए लेखक कहते हैं, विनम्रता शिष्टाचार का पहला गुण है। मृदुल भाषा के साथ साथ आचरण की शिष्टता का भी पालन करना चाहिए। यदि कोई कुछ कष्ट उठाकर हमारे लिए कोई काम करता है तो उसके प्रति कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद प्रकट करना चाहिए। धन्यवाद शाब्दिक न होकर मन से प्रकट होना चाहिए। विशेषता, कृतज्ञता की भावना प्रकट करने के महत्व को बताया गया है। आइए आगे पाठ के प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न होता है, शिष्टाचार नामक पाठ का सारांश 5 या 6 वाक्यों में लिखिए। तो इसके लिए 3 उपशीर्षकों का प्रयोग करेंगे। पहला उपशीर्षक है लेखक परिचय। तो लेखक परिचय में लिखेंगे, इस पाठ के लेखक श्री रामाज्ञा द्विवेदी समीर जी हैं। इनका जन्म अमलिया में हुआ था। इन्होंने अवधी शब्दकोश का निर्माण किया। दूसरा उपशीर्षक है सारांश। तो सारांश में लिखेंगे, शिष्टाचार का महत्व बताते हुए लेखक कहते हैं, शिष्टाचार का अर्थ शिष्टतापूर्ण व्यवहार है। शिष्टाचार के 3 गुण हैं, विनम्रता, दूसरा गुण निजी बातों में दखल न देना और तीसरा गुण है अनुशासन का पालन करना। शिष्टाचार का पहला गुण विनम्रता है। विनम्रता हमारी वाणी में और व्यवहार में होना चाहिए। बड़ों से बोलते समय हाँ नहीं की जगह जी हाँ जी नहीं का प्रयोग करना चाहिए। बस या रेल में सफर करते समय वृद्ध और महिलाओं को बैठने देना चाहिए। बड़ों के सामने ठहाके लगाकर हंसना, ऊंची आवाज में बात करना अशिष्टता है। यदि कोई हमारी मदद करता है तो उन्हें मनपूर्वक धन्यवाद प्रकट करना चाहिए। शिष्टाचार का दूसरा गुण निजी बातों में दखल न देना है। किसी से अनावश्यक रूप से उनका उम्र, वेतन, जाति, धर्म आदि नहीं पूछना चाहिए। दूसरों के किताबों में झांक कर देखना अशिष्टता है। किसी के घर जाने पर उनकी वस्तुओं को उलट पलट कर देखना या छूना अशिष्ट व्यवहार है। शिष्टाचार का तीसरा आधार है अनुशासन। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाते समय जूते बाहर छोड़ना आदि नैतिक अनुशासन है। और सभा में जोर से बोलना या शोर मचाना, किसी वक्ता को अपनी बात कहने का मौका न देना, बीच में बोलना, जहां सब बैठे हों वहां लेट जाना आदि अनुशासनहीन कार्य है। सड़क के नियमों का पालन करना, राष्ट्रगान के अवसर पर खड़े होना आदि कानूनी अनुशासन है। इस प्रकार रामाज्ञा द्विवेदी समीर जी ने अनुशासन के महत्व को बताया। विशेषता, शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसके करने पर दूसरों के तथा अपने मन को प्रसन्नता मिलती है। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार से दूसरों का दिल दुखता है और उससे अंत में हानि भी होती है। तो ये शिष्टाचार पाठ का सारांश। अब हम देखेंगे 3 अंक के प्रश्न। 3 अंक के प्रश्नों में पहला प्रश्न है, शिष्टाचार के कितने गुण हैं और वे कौन कौन से हैं? और उत्तर बहुत आसान है। शिष्टाचार के 3 गुण हैं। पहला गुण है विनम्रता, दूसरा गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल ना देना और तीसरा गुण है अनुशासन का पालन करना। दूसरा प्रश्न है, अनुशासन के पालन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, अनुशासन 2 प्रकार का होता है। पहला नैतिक अनुशासन, जिसके नियमों को हम स्वयं बनाते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद या अन्य प्रार्थना स्थलों में जाते समय जूते बाहर छोड़कर जाना, सभा में शोर न मचाना आदि। दूसरा है कानूनी अनुशासन, जैसे सड़क के नियमों का पालन करना, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना आदि। कानूनी अनुशासन के पालन न करने पर कानूनन सजा भी हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे 1 अंक के प्रश्न। इसके उत्तर के लिए आपको 1-1 अंक दिया जाता है और इसका उत्तर 1 शब्द में लिखना है।
पहला प्रश्न है, समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए कौन से नियमों का जानना आवश्यक है? उत्तर, शिष्टाचार के नियम। दूसरा प्रश्न, शिष्टाचार का सबसे पहला गुण क्या है? उत्तर है विनम्रता। तीसरा प्रश्न, शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण क्या है? उत्तर है दूसरों की निजी बातों में दखल न देना। चौथा प्रश्न, शिष्टता का तीसरा आधार क्या है? उत्तर है अनुशासन, शिष्टता का तीसरा आधार है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने पढ़ा कि किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए और किस तरह से हमें खाना चाहिए, उठना बैठना आदि सभी तरीकों का बहुत सुंदर वर्णन इस निबंध में किया गया है। तो इस प्रकार हम अपने आचरण को शुद्ध कर सकते हैं, जिससे हमारा चरित्र और भी अच्छा निखर सकता है।